सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम पहले सीक्वेंस कर रहे हैं। जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस में पहले हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है। इसका आगे वाली यूनिट से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसको कर सकते हैं। डेफिनेशन है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसकी डोमेन क्या होगी? नेचुरल नंबर। एंड रेंज कैन बी एनी सेट, वो रेंज कोई भी सेट हो सकता है। मतलब अगर हम सीक्वेंस को डिफाइन करें तो हम क्या लेते हैं? ए क्या होती है? एन से कोई भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है। ये क्या करते हैं कि जो आपके पास डोमेन है वो हमेशा क्या रहेगी? नेचुरल नंबर। डोमेन हमेशा क्या रहेगी? नेचुरल नंबर। ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज, तो आपके पास क्या हो जाएगी? जो फंक्शन क्या हो जाएगा? ए एन से आर, एन नेचुरल नंबर और आर ये रियल नंबर के लिए क्या, मतलब कोई भी रियल नंबर का क्या आ जाएगा? सेट आ जाएगा। अब रेंज क्या होती है आपके पास? रेंज होती है जो भी सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? जो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे आपने कोई भी सीक्वेंस ली, जैसे हम सीक्वेंस ले रहे हैं कि आपने कोई सीक्वेंस ली ए एन, आपने सीक्वेंस ली और उसमें आपने एलिमेंट्स को लिया 1 2 3, इस टाइप से अगर आपने सीक्वेंस ली तो इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी? इसकी जो रेंज है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगी? इसकी रेंज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर इसमें हैं, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी आपके पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कई बार हम सीक्वेंस ये ले लेते हैं ए एन, क्या ले लिया हमने सीक्वेंस? -1 की पावर एन, -1 की पावर एन लिखी, तो इसकी जो रेंज है इसमें दो ही एलिमेंट्स आएंगे ना, एक बार तो 1 आएगा और एक बार क्या आएगा? -1। तो इसके इसकी रेंज में दो ही एलिमेंट्स आएंगे, 1 और -1। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 1 एंड -1। तो ये आपके पास क्या होती है? रेंज। अगेन ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज कैन बी एनी सेट। नेक्स्ट आपके पास किसी सीक्वेंस को हम किस किस मेथड से लिख सकते हैं? मेथड ऑफ डिस्क्राइब ए सीक्वेंस। सीक्वेंस को किस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड तो क्या है कि उसकी हम स्टार्टिंग की फ्यू टर्म्स लिख दें। जैसे मैंने लिख दिया 1 4 9 16 25, इसका मतलब क्या है? ये कैसी सीक्वेंस है? n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म है 2 का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म है 3 का स्क्वायर, फिर है 4 का स्क्वायर, फिर है 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये क्या बन जाएगी? सीक्वेंस an क्या बन जाएगी? n का स्क्वायर। सेकंड मेथड है कि आप इसको इस फॉर्म में ही लिख दें। सीक्वेंस को कैसे फॉर्म में लिख दें? n स्क्वायर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर है, तो आपके पास सीक्वेंस वही रहेगी ना, 1 4 9। तो एक मेथड तो ये इसकी टर्म्स लिख दी। सेकंड मेथड क्या है? उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया? एन की टर्म की फॉर्म में लिख दिया, एन टर्म की फॉर्म में लिख दिया। और थर्ड मेथड है कि हम उसकी कुछ टर्म लिख के और फिर हम क्या लिख दें? एन टर्म के लिए क्या लगा दें? कोई रूल लगा दें। फर्स्ट फ्यू टर्म लिख के फिर एन टर्म के लिए क्या लगा दें? रूल। जैसे ये है आपके पास a1 1 है और an+1 क्या हो जाएगा? 3an। अब a1 तो 1 दे ही रखा है, a2 क्या हो जाएगा? 3 इंटू में a1 की वैल्यू पुट कर दो 1 3, a3 क्या आ जाएगा? 3a2, 3 इंटू में a2 की वैल्यू क्या है? 3 9। इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं? सीक्वेंस। तो आपके पास ये 3 मेथड हैं, या तो उसकी कुछ स्टार्टिंग की टर्म्स लिख दो, या उसको एन टर्म की फॉर्म में लिख दो, या फिर आप फर्स्ट फ्यू टर्म लिख के फिर उसकी नेक्स्ट टर्म के लिए कोई रूल लगा दें। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कांस्टेंट सीक्वेंस। ए सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाय ए एन इक्वल टू में सी अगर कोई न क्या आपके पास कांस्टेंट है, तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट सीक्वेंस, जिसमें आपके पास सारे के सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे? सी ही आएंगे। इसकी रेंज सिंगलटन सेट होगी। इसकी जो रेंज है वो क्या आएगी? सिंगलटन सेट। और वो क्या होगी? अगर सी लिखा है तो सी, अगर 1 1 लिखा है तो 1 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस। जो सीक्वेंस बाउंडेड में फिर क्या कह रहा है? बाउंडेड अबो सीक्वेंस और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस।
बाउंडेड अबो सीक्वेंस तो कौन सी हो जाएगी, वो सीक्वेंस जिसका हमें अपर बाउंड पता है, जिसकी हमें हाईएस्ट टर्म पता है, तो वो तो सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, बाउंडेड अबो। जैसे मैं सीक्वेंस ए एन क्या ले लूँ, 1/n। अगर मैं ये सीक्वेंस ले लूँ तो इसका अपर बाउंड मुझे पता है कि ये इसकी फर्स्ट टर्म 1, फिर क्या आएगी 1/2, तो इसकी टर्म छोटी होती जाएंगी ना, फिर 1/3, तो इसका अपर बाउंड तो पता है मुझे 1 से सारी टर्म्स कैसी हैं, छोटी हैं, तो ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड अबो सीक्वेंस। नेक्स्ट आपके पास बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस जिसका हमें लोअर बाउंड पता हो और अपर बाउंड ना पता हो। जिसका हमें क्या पता हो, लोअर बाउंड तो पता है बट अपर बाउंड नहीं पता। उस जिसका हमें मतलब अपर बाउंड के बारे में कोई कंडीशन भी नहीं है, मतलब जिसका हमें लोअर बाउंड पता है, मतलब जिसकी यह पता है हमें कि सारे के सारे टर्म इस पर्टिकुलर नंबर से क्या है, बड़ी हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। एग्जाम्पल है जैसे इसका बाउंडेड बिलो का, जैसे आप में यही ले लेंगे जो सीक्वेंस है ए एन इक्वल टू में एन, तो इसकी जो टर्म्स हैं वो क्या आएंगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका हमें लोअर बाउंड तो पता है क्या है 1, पर अपर बाउंड नहीं पता, तो ये कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। फिर किसी सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोलते हैं, जब वो बाउंडेड अबो भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। जब वो सीक्वेंस बाउंडेड अबो भी है और बाउंडेड बिलो भी है तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम, बाउंडेड सीक्वेंस। इसका एक एग्जांपल जैसे हमें ये ले लेते हैं, सीक्वेंस ए एन क्या आ जाएगी आपके पास 1/n, तो ये सारी की सारी टर्म 1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। अब मुझे नहीं पता इसकी लास्ट टर्म क्या है, लेकिन ये पता है मुझे जो ये सारी की सारी टर्म है वो सारी की सारी 1 से तो क्या है, या तो उसके इक्वल हैं या उससे क्या है, छोटी हैं, और 0 से या तो सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, 0 से बड़ी हैं। तो 1 इसका क्या है, अपर बाउंड, 0 इसका क्या है, लोअर बाउंड। तो इसका अपर और लोअर दोनों बाउंड पता है, तो सीक्वेंस 1/n कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट है अनबाउंडेड सीक्वेंस, जो बाउंडेड ना हो वो कैसी हो जाएगी, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड में भी आपके पास क्या है, अनबाउंडेड अबो और अनबाउंडेड बिलो। जो सीक्वेंस अनबाउंडेड अबो अनबाउंडेड है, मतलब यही जो एग्जांपल लिया था हमने 1/n इक्वल टू में सीक्वेंस n, तो ये कैसी है, अनबाउंडेड अबो, क्योंकि इसके हमें अपर बाउंड नहीं पता है, इसका हमें अपर बाउंड नहीं पता, तो ये कैसी सीक्वेंस है, अनबाउंडेड अबो। नेक्स्ट है आपके पास अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस में आपके पास क्या एग्जांपल हो जाएगा, ये ले लो आप, सीक्वेंस ए एन इक्वल टू में -n, ये ले लो सीक्वेंस, क्या आ जाएगी आपके पास टर्म -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हम इसका अपर बाउंड तो पता है -1 है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये लोअर बाउंड कहाँ तक जाएगा, कि इसकी सबसे छोटी टर्म कौन सी होगी। तो ये कैसी सीक्वेंस है, अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ये अनबाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगी, ये अनबाउंडेड क्या होगी, अबो सीक्वेंस होगी। अब जो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है वो क्या बन जाएगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस। लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस। ए रियल नंबर u is said to be least upper bound of a sequence a and if क्या आ जाए, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स या तो u के इक्वल हों या u से क्या हों, छोटे हों। सारे सीक्वेंस के एलिमेंट या तो u के इक्वल हो या u से छोटे हों। और सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर m जरूर मिल जाए, अगर मैं इस u की वैल्यू में से कुछ वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक एलिमेंट उससे am क्या हो, बड़ा हो। अगर मैं u में से एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा है वो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिल जाए am जो उससे क्या हो, बड़ा। तो इस u को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एल को हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलेंगे सीक्वेंस ए एन का, कब, ए एन के सारे एलिमेंट्स या तो एल के इक्वल हैं या एल से क्या हैं, बड़े हैं। और अगर अब फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा जरूर मिल जाए। देखो अपर बाउंड में तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड। अगर मैं एल में कुछ नंबर ऐड करती हूँ तो एक नंबर ऐसा जरूर आ जाए जो एल से क्या हो, छोटा हो, एल प्लस एप्सिलॉन से क्या हो, छोटा हो। एल को लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब बोलेंगे, सारे सीक्वेंस के एलिमेंट या तो एल के इक्वल हो या एल से बड़े हों। अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और वो इस एल में मैं ऐड कर दूं तो एक नंबर ऐसा जरूर आ जाए जो एल प्लस एप्सिलॉन से क्या हो, छोटा हो। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। किसी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट बोलेंगे, कन्वर्ज टू ए रियल नंबर एल। आपके पास क्या कंडीशन आ जाए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू में एल, या हम क्या कह सकते हैं, ए एन कन्वर्जिस टू एल एज n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर जाए। एप्सिलॉन की फॉर्म में हम ये लिखते हैं
एप्सिलॉन कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो एक हमें m जरूर मिलेगा, जो डिपेंड करेगा किस पर, एप्सिलॉन पर, कि मॉडुलस ऑफ an माइनस l किससे छोटा हो जाए, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो ये थी आपके पास कन्वर्जेंट। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l आ जाता है तो l उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट बोलेंगे, और सीक्वेंस को कैसे बोलेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जो सीक्वेंस है आप अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसकी जो लिमिट है वो आपके पास यूनिक होती है। ऐसा नहीं होता कि वो एक से ज़्यादा पर क्या करे, कन्वर्ज करे। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा यूनिक लिमिट पर ही क्या करती है, कन्वर्ज करती है। जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है वो तो आपके पास क्या होंगी, वो या तो डाइवर्जेंट होंगी या ओसिलेटिंग होंगी। तो सीक्वेंस an को हम डाइवर्जेंट बोलते हैं किस पर, प्लस इन्फिनिटी पर। कब, जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू क्या आ जाए, इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट बोलेंगे। अगर ये नंबर फाइनाइट होता है l तभी उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। अगर ये नंबर कैसा जाता है, इनफाइनाइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। अगर प्लस इन्फिनिटी है तो डाइवर्जेंट टू प्लस इन्फिनिटी, और अगर ये माइनस इन्फिनिटी आ जाता है तो डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। तो जो ये सीक्वेंस है वो डाइवर्स करती है या तो प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पर। डाइवर्जेंट सीक्वेंस या तो प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्जेंट होंगी या माइनस इन्फिनिटी पर क्या होंगी, डाइवर्जेंट होंगी। फिर आपके पास कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी नहीं है, डाइवर्जेंट भी नहीं है, तो एक आपके पास होती है ओसिलेटिंग सीक्वेंस, जो ना ही कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो। ये ओसिलेटिंग भी टू टाइप की होती है, ओसिलेटिंग फाइनाइटली और ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली। जैसे अब ये सीक्वेंस है -1 की पावर n, इसकी टर्म्स क्या आएंगी, फर्स्ट टर्म आएगी -1, सेकेंड टर्म आएगी 2, थर्ड टर्म आएगी -3, फोर्थ टर्म आएगी 4। कैसे जा रही है इसकी ये आपके पास वैल्यूज़, कैसे जा रहे हैं आपके पास इसकी वैल्यूज़। फर्स्ट टर्म आई है आपके पास -1, फिर आपके पास वैल्यू क्या आ गई 2, फिर वैल्यू क्या आई है आपके पास -3, फिर वैल्यू क्या आई है आपके पास +4। एक बार प्लस की साइड जा रही है, एक बार माइनस की साइड, ओसिलेट करिए ना, एक बार इस साइड एक बार इस साइड, तो ये टर्म कैसी है, ओसिलेटिंग। लेकिन वैल्यूज़ कितनी आपके पास, इनफाइनाइट है, जहाँ तो इनफाइनाइट तक रही है, बाउंडेड नहीं है ना, तो ये कैसी बन जाएगी, इनफाइनाइट ओसिलेटिंग। नेक्स्ट आपके पास ओसिलेटिंग सीक्वेंस का, अब ओसिलेटिंग सीक्वेंस क्या हो जाएगी, -1 की पावर n। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो वैल्यूज़ क्या आएंगे आपके पास, सारी वैल्यूज़ -1 1 -1 1 -1 1। सिर्फ रेंज में 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, 1 और माइनस। तो इसका मतलब इसमें 2 ही एलिमेंट हुए ना रेंज में, तो आपके पास ये सीक्वेंस कैसी बन जाएगी, ओसिलेटिंग तो है बट उसमें कैसी है, फाइनाइट है। अब इसका आपके पास 3 टाइप की सीक्वेंस हैं। एक तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो कि फाइनाइट नंबर पर क्या करती है, कन्वर्ज। फिर होती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो फाइनाइट नंबर पर कन्वर्ज ना करे, लेकिन वो हमेशा क्या होती है, ओसिलेट नहीं करती। और थर्ड सीक्वेंस क्या होती है, ओसिलेटिंग, जो ना ही कन्वर्जेंट और ना ही डाइवर्जेंट, और ओसिलेटिंग में ओसिलेटिंग फाइनाइटली और ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली। नेक्स्ट आपके पास नल सीक्वेंस, जो सीक्वेंस 0 पर कन्वर्स करती हैं, जो सीक्वेंस 0 पर क्या करती हैं, कन्वर्स करती हैं, उसको हम नल सीक्वेंस बोलते हैं। 0 सीक्वेंस नल सीक्वेंस है, बट सारी की सारी सीक्वेंस 0 सीक्वेंस नहीं होती, नल सीक्वेंस नहीं होती। नल सीक्वेंस कौन सी होती हैं, जो कन्वर्स करे सीक्वेंस 0 पर, तो 0 सीक्वेंस भी नल हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी इसमें सीक्वेंस आती है, जैसे 1/n, ये भी 0 पर कन्वर्स करेगी, 1/n², ये भी 0 पे करेगी, 1/2n, ये भी 0 पर। तो ये किसके एग्जाम्पल आपके पास, नल सीक्वेंस की।